1947 At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. जब भारत अपनी आजादी की धुन में था, एक जर्मन महिला एमिली सेंकल ने भारत के लिए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष किया। क्या आपने कभी उनका नाम सुना है? यदि नहीं तो घबराने की कोई बात नहीं है। इस नाम को इतिहास से खुरेज कर निकाल फेंका गया है। श्रीमती एमिली सेंकल ने 1937 में भारत माँ के सबसे लाडले बेटे से विवाह किया और एक ऐसे देश को ससुराल के रूप में चुना जिसने कभी इस बहू का स्वागत नहीं किया। न बहू के आगमन पर किसी ने मंगल गीत गाए और न उनकी बेटी के जन्म पर कोई सोहर गाए गए। कभी कहीं जनमानस में चर्चा तक नहीं हुई कि वो कैसे जीवन गुजार रही है। 7 साल के कुल वैवाहिक जीवन में सिर्फ 3 साल ही उन्होंने अपने पति के साथ रहने का अवसर, फिर उन्हें और एक नन्ही सी बेटी को छोड़कर पति देश के लिए लड़ने चला गया, इस वादे के साथ कि पहले देश को आजाद करा लो, फिर तो सारा जीवन तुम्हारे साथ बिताना है। पर ऐसा हुआ नहीं और 1945 में कथित विमान दुर्घटना में वो लापता हो गई। जी हाँ दोस्तों, ये थी एमिली सेंकल बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धर्मपत्नी। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये आपके लिए तो फ्री है और हमारा हौसला बढ़ता है। उस समय एमिली सेंकल बेहद युवा थी। चाहती तो यूरोपीय संस्कृति के हिसाब से दूसरा विवाह कर सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और सारा जीवन बेहद कड़ा संघर्ष करते हुए बिताया। एक तार घर की मामूली सी क्लर्क की नौकरी और बेहद कम वेतन में वो अपनी बेटी को पालते रहे। न किसी से शिकायत की, न कुछ मांगा। भारत भी तब तक आजाद हो चुका था और वे चाहती थी कम से कम एक बार उस देश में आए जिसकी आजादी के लिए उनके पति ने जीवन दिया। पर भारत का एक राजनीतिक परिवार इतना भयभीत था इस महिला से कि जिसे सम्मान सहित यहाँ बुला देश की नागरिकता देनी चाहिए थी, उसे कभी भारत का वीजा तक नहीं दिया। आखिरकार बेहद कठिनाइयों भरा और किसी भी तरह की चकाचौंध से दूर रहकर बेहद साधारण जीवन गुजार श्रीमती एमिली सेंकल ने मार्च 1996 में गुमनामी में ही जीवन त्याग दिया। श्रीमती एमिली सेंकल का पूरा नाम था श्रीमती एमिली सेंकल बोस, जो इस देश के सबसे लोकप्रिय जन नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धर्मपत्नी थी और जिसे गांधी कुनबे ने कभी इस देश में पैर नहीं रखने दिया। देश के गद्दारों का कुनबा जानता था कि ये देश उस विदेशी बहू को सर आंखों पर बिठा लेगा। उन्हें एमिली बोस का इस देश में पैर रखना अपनी सत्ता के लिए चुनौती लगा और शायद था भी। आधुनिक भारत के अनसुलझे रहस्यों में एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु भी है। 18 अगस्त 1945 के दिन विमान हादसे में नेताजी की मृत्यु की खबर पर न जाने कितने सवाल उठ चुके हैं। कुछ ने उसे सच माना तो कुछ ने इसे कभी नहीं माना। इस तारीख के बाद भी लगातार यह कयास लगाते रहे कि नेताजी जिंदा है। उस विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु पर से संदेह के सारे बादल छाटने के लिए 3 जांच आयोग बने। अलग अलग देशों की खुफिया एजेंसियों ने अपने स्तर पर जांच की, तमाम किताबें लिखी गई, पर यह रहस्य अभी भी अनसुलझा हुआ है। लेखक और पत्रकार संजय श्रीवास्तव ने अपनी बुक सुभाष बोस की अज्ञात यात्रा में इन तीनों जांच आयोगों की रिपोर्ट पर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने नेताजी से जुड़े उन लोगों के बारे में भी तफसील से लिखा है, जैसे कि एमिली सेंकल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगनी और पत्नी, जो जिंदगी भर उन्हें हीरो मानती रही। कलकत्ता में बंगाली भद्रकाल में सुभाष चंद्र बोस मोस्ट एलिजिबल बैचलर थे। उनकी शादी के लिए न जाने कितने ही प्रस्ताव उनके घर आए। सुभाष बंगाल के हीरो थे, बंगालियों के लिए ऐसे आइडियल जिन पर उन्हें नाज था। यह शख्स जिसने आईसीएस जैसी शानदार ब्रिटिश राज की नौकरी को ठोकर मार दी थी, जिन्होंने देशबंधु चित्तरंजन के साथ मिलकर कलकत्ता नगर पालिका का नक्शा ही बदल दिया था, जो देश में कम उम्र में किसी तूफान की तरह कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की कतार में शामिल हो गए थे। देश भर के युवाओं में उनका जबरदस्त क्रेज था। सुभाष लंबे कद के आकर्षक युवा थे, जीनियस, भद्र और आत्मविश्वास से ओतप्रोत। बंगाली लड़कियों के लिए वह ड्रीम मैन थे। और जब अंग्रेजों ने सुभाष को 1934 में देश से निर्वासित किया तो वो वियना पहुंचे। वहां उनका इरादा अपनी आत्मकथा लिखने का था और अपने एक मित्र मिस्टर माथुर से उन्होंने कहा कि उन्हें एक ऐसा स्टेनो चाहिए जो अंग्रेजी समझता हो और टाइपिंग में तेज हो, ताकि वह वियना में अपने समय का उपयोग आत्मकथा लिखने में कर सके। मिस्टर माथुर वियना में डॉक्टर थे और वह एमिली सेंकल को जानते थे, जो जर्मन के साथ अंग्रेजी भाषा की जानकार थी। स्टेनोग्राफर का कोर्स कर चुकी थी। अब एमिली 24 साल की युवा थी, सुंदर, उत्साह और ऊर्जा से भरपूर।
सुभाष ने तुरंत ही उन्हें नौकरी पर रख लिया। तब एमिली का ज्यादातर समय सुभाष के साथ बीतने लगा। दोनों में एक खास समझबूझ विकसित हुई। एमिली को सुभाष अच्छे लगने लगे। उन्होंने वियना के आसपास कुछ यात्राएं भी की। बेशक सुभाष दिलो दिमाग से खुद को भारत की आजादी के नाम कर चुके थे, लेकिन ज्यादा समय साथ गुजारने से उनमें और एमिली के बीच एक खास भावना पैदा हो गई थी। एमिली और सुभाष की शादी कब हुई, यह असमंजस भरा सवाल है। मिहिर बोस ने अपनी बुक द लास्ट हीरो में लिखा है कि सुभाष ने 1934 से लेकर 1942 के बीच एमिली को 180 पत्र लिखे और ये पत्र भी बोस परिवार को 1980 में एक सफाई में सुभाष के पुराने शिकार बॉक्स से मिले। इन पत्रों के जरिए एक बात तो पता चलती है कि सुभाष अपनी जिंदगी के कुछ पहलुओं को लेकर रहस्यमयी और नितांत प्राइवेट पुरुष थे, लेकिन उसके उल्टे वह अपनी सियासी स्थिति को लेकर हमेशा मुखर और स्पष्ट रहते थे। अक्टूबर 1937 में महात्मा गांधी अपनी पलटन के साथ शरद बोस के घर पर मेहमान बने। वहां गांधी जी कई हफ्ते रहे। अक्टूबर के मध्य में तय हो गया था कि सुभाष अब 1938 के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे। हालांकि गांधी जी पहले इसके लिए राजी नहीं थे, लेकिन अचानक वह मान गए। नेहरू बेशक उस समय बोस के पक्ष में थे। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख सदस्य और अग्रणी नेता थे, जो 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में गांधी के साथ उनकी पहली असहमति दिसंबर 1938 में हुई। अगले साल बोस को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने जाने की उम्मीद थी। दूसरा कार्यकाल बेहद दुर्लभ था और गांधी बोस को दोबारा चुने जाने के विचार के काफी खिलाफ थे। बोस को कांग्रेस के युवा और वामपंथी झुकाव वाले सदस्यों और साहित्य दिग्गज रविंद्रनाथ टैगोर से समर्थन मिला। टैगोर ने व्यक्तिगत रूप से गांधी जी को पत्र लिखकर बोस के लिए दूसरे कार्यकाल का अनुरोध किया था। हालांकि बोस को यह जानकर दुख हुआ कि गांधी ने इसे व्यक्तिगत हार के रूप में देखा। 29 अप्रैल 1939 को बोस ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। भारत की आजादी सुनिश्चित करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसे कि आजाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता है, की स्थापना की और 21 अक्टूबर 1943 में आजाद हिंद सरकार को स्थापित किया। यह प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया एक सपना था, एक आजादी का सपना जो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जीवित हुआ। इस सरकार ने कम रिसोर्सेज में भी एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प किया। एक सरकार जो अपने देश के लिए अपना ध्वज लहराती थी, अपना बैंक चलाती थी, अपनी करेंसी में व्यवहार करती थी। ये एक सरकार नहीं, एक सपना था जिसे असलियत में जिंदा करने की कोशिश की गई। 21 अक्टूबर 2018 को भारत सरकार ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की 75वीं जयंती मनाई। ये एक समर्पण था, एक यादगार पल जो हमें याद दिलाता है कि आजादी के लिए लड़ने वाले वीरों की कहानियां कभी भूली नहीं जाती, जैसे कि एमिली बोस। दोस्तों, आपने वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना फीडबैक कमेंट में जरूर देकर जाएं। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, तो बिल्कुल फ्री है। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।